प्रभात न्यूज नेटवर्क, उम्मीद की नई आवाज। उत्तम सर्विस, बेहतर क्वालिटी, कम प्राइस, यही है हमारी पहचान। नमस्कार, मैं प्रवीण सागर, फिटनेस टाइम्स मल्टीमीडिया और दिव्य प्रभात न्यूज नेटवर्क की ओर से अपने रिपोर्टर और कैमरामैन अभिषेक सिंह के साथ आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आप परिचित ही हैं कि यह अप्रैल का माह है और सभी शिक्षा बोर्ड्स की परीक्षाएं पूर्ण हो चुकी हैं। अब उनके परीक्षा परिणाम अब कुछ के घोषित होंगे, कुछ के कुछ समय बाद घोषित होंगे और हमारे विद्यार्थी परीक्षाओं के अगले पायदान में, परीक्षाओं को पास कर कक्षाओं के अगले पायदान की तरफ अपने कदम रखेंगे और साथ ही उनमें से कुछ बच्चे अपने करियर की तैयारी शुरू करेंगे। आप जानते हैं कि बोर्ड परीक्षा के उपरांत करियर का एक टर्न आरंभ होता है। आज फिटनेस टाइम्स मल्टीमीडिया और दिव्य प्रभात न्यूज नेटवर्क के स्टूडियो में मौजूद हैं विनायक विद्यापीठ के विषय विशेषज्ञ प्रोफेसर्स, जिनमें प्रोफेसर आसिफ, प्रोफेसर दीपिका शर्मा, नीतू जी हैं हमारे साथ, और मीडिया प्रभारी और अपने विषय के विशेषज्ञ प्रवीण जी भी हमारे साथ इस स्टूडियो में इस समय पर हैं। हमारे साथ दर्शक और श्रोता के रूप में हमारे क्षेत्र के जिज्ञासु बच्चे महर्षि दयानंद इंटर कॉलेज शिवनगर से हमारे बीच में हैं। इसमें आप लोग हमारे सहयोगी बन रहे हैं। आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और विनायक विद्यापीठ के विषय विशेषज्ञ प्रोफेसर्स को मैं आमंत्रित करता हूं डायस पर। कृपया डायस पर आइएगा। आरंभ करते हैं करियर काउंसलिंग की चर्चा। मैं सबसे पहले डॉक्टर आसिफ आपसे जानना चाहता हूं कि आज युवा जिस प्रकार की शिक्षा पा रहा है, आप क्या उससे संतुष्ट हैं, उस शिक्षा को मद्देनजर? देखिए, जहाँ तक मैं अगर अपनी बात करूँ तो आजकल जो एक शिक्षा का हमने एक जो रेस हमने लगा दी है बच्चों में, मैं कहीं ना कहीं उससे सहमत नहीं करता। क्योंकि हर स्कूल में या क्या हो गया है कि एक रेस लग गई है कि भाई इतने % नंबर आपको लाने हैं। और चूंकि छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं, मैं इनसे यही कहना चाहता हूँ कि आपको शिक्षा ग्रहण करनी है। इसलिए करनी है क्योंकि जब आप शिक्षा ग्रहण करते हैं तो आपके सोचने का तरीका बेहतर होता है, आप एक बेहतर इंसान बनते हैं। शिक्षा आपको अच्छा जीवन जीना सिखाती है, चीज़ों को अच्छे से समझना सिखाती है। नंबर के फेर में आपको बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है। कोशिश आपको ये करनी है कि आप बेहतर इंसान बने, जिससे कि आप देश के बेहतर भविष्य का निर्माण कर सकें। और ये ध्यान रखिएगा, जिस समाज में हम रहते हैं उसमें आपने देखा होगा अलग अलग तरह के पेड़ हैं, अलग अलग तरह के जानवर हैं, फूल भी अलग अलग तरह के हैं। तो लाइफ की जितनी भी फॉर्म्स हैं वो सारी की सारी यूनिक हैं, उनकी अपनी एक अलग कैरेक्टरिस्टिक्स है। अगर आप मछली को और हाथी को और शेर को ये कहें कि दौड़िए, तो मछली कभी नहीं, कि वो उसकी स्पेशलिटी नहीं है। तो यू नीड टू फोकस ऑन योर स्पेसिफिक एबिलिटीज। आजकल हर जगह एक वर्ड यूज होता है जिसको हम बोलते हैं स्वॉट: स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स। तो आपको अपनी इन चारों चीजों पे फोकस करना है। और मैं इसी चीज को मैं ध्यान देना चाहता हूँ कि हमें अगर हर बच्चे को हम लेके चलें और उसकी जो स्ट्रेंथ, वीकनेस है, उसकी जो अपॉर्चुनिटीज हैं या थ्रेट्स हैं, उन पे हम फोकस करें तो हम शायद और कुछ ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें
तो ओलंपिक्स में हम बहुत पीछे रह जाते हैं। हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है, विश्वविद्यालय भी हैं खेलकूद के, लेकिन खेलकूद में हमारे बच्चे बहुत आगे नहीं निकल पाते क्योंकि शायद हमारे एजुकेशन पॉलिसीज में स्पोर्ट्स के लिए बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं है। तो इन चीज़ों पे अब सरकार ने स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड एजुकेशन करिकुलम भी डेवलप किया है, एनईपी भी डेवलप की है। तो इन चीज़ों पे फोकस होगा और धीरे धीरे बदलाव आएंगे, और मैं उम्मीद करता हूँ कि एजुकेशन के साथ साथ हम स्पोर्ट्स और भी चीज़ें जो हैं उन सब में बहुत बेहतर करें। तो थोड़े से बदलाव की ज़रूरत है हमें अपनी अप्रोच में भी, और जो हमारे बच्चे हैं आप जैसे नए उनको भी, तभी हम कुछ बहुत ज़्यादा बेहतर कर पाएंगे। बस मेरा तो ये नज़रिया है, बाकी जी अगर दीपिका शर्मा जी, शिक्षा और तकनीकी शिक्षा आज के दौर में इन दोनों का जो समन्वय है, तालमेल, वो कितना आवश्यक है और कितना हम उसको हासिल कर पा रहे हैं? आज के समय में जैसे कि हमारे टेक्नोलॉजी कम है, लेकिन जो आज का जो समय है उसमें टेक्नोलॉजी का प्रयोग होना बहुत आवश्यक है। आज के समय में कॉलेजेस हैं, स्कूल्स हैं। जी बोलते रहे। आज के समय में जैसे देखने को मिलता है कि कॉलेजेस हैं, स्कूल्स हैं, जगह जगह इंस्टीट्यूट्स हैं, बट वहाँ पे टेक्नोलॉजीज अवेलेबल नहीं है। मीन्स इंस्टीट्यूट तो ओपन है, ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन अगर बच्चों को प्रॉपर तरीके से आप टेक्नोलॉजी के बेस पर उन्हें नहीं सिखाएंगे तो तब तक आपके पास बच्चे प्रॉपर तरीके से टेक्नोलॉजी सीख ही नहीं पाएंगे। फर्स्ट सेकंड है कि जब तक हम लोग शिक्षा, आपके पास मतलब शिक्षा जरूरी है, लेकिन शिक्षा के लिए टेक्नोलॉजी भी बहुत जरूरी है। फॉर एग्जांपल अगर हम कोई भी टेस्टिंग करते हैं या कोई भी ये मान लीजिए कि अगर हम लोगों ने, जैसे फॉर एग्जांपल मैं होम साइंस से हूँ और मेरे पास होम साइंस का सब्जेक्ट्स है, मेरे को पता है कि मैं बुक से पढ़ रही हूँ, तो हम लोग बुक से हमारे पास अवेलेबल है, लेकिन फूड साइंस के लिए हमारे पास लैब्स भी होना जरूरी है, हमारे पास टेक्नोलॉजी का भी होना जरूरी है। आज के समय में जैसे बच्चे हैं कि जैसे हमारी गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा एक टेक्नोलॉजी के लिए दिया है कि बच्चों को टैबलेट्स वितरण कर रही है और आपका फोन वितरण कर रही है, वो इसलिए ताकि बच्चे टेक्नोलॉजी को सीख पाएं, ताकि बच्चे यूट्यूब की वीडियो से सीख पाएं। और जो बच्चों को टेक्नोलॉजी आना बहुत जरूरी है, बच्चों को टेक्नोलॉजी की नॉलेज होना जरूरी है, इसीलिए हमारी गवर्नमेंट ने भी एक अच्छा प्रयास दिया है। और जो टेक्नोलॉजी है उसकी कमी है शिक्षा के क्षेत्र में, और यहाँ के क्षेत्र में, मेरठ के क्षेत्र में भी काफी कमी है। जी नीतू जी, अभी जैसा कि दीपिका शर्मा जी ने बताया, और शिक्षा के साथ साथ तकनीक का होना बहुत आवश्यक है। yes. आज जो हमारा डिजिटल का युग है, तकनीक जो हमारी बढ़ रही है धीरे धीरे, तो एक टेक्नोलॉजी में और नैनो टेक्नोलॉजी में ये जो एक दोनों जो आ रहे हैं, उनमें मूलभूत अंतर आप क्या देखते हैं? क्या है नैनो टेक्नोलॉजी? नैनो टेक्नोलॉजी, देखिए मैं आपको बताऊं, नैनो टेक्नोलॉजी बहुत पुरानी टेक्निक है, कोई नई नहीं। जी, आपको याद होगा कि पहले जब लोग बीमार हो जाया करते थे तो जो हमारे देश में नींद हुआ करते थे, वो पत्तियां या चीजें घिस घिस के उसको बिल्कुल बारीक कर दिया करते थे। तो उसकी वजह ये थी कि देखिए हमारी बॉडी में जो स्पेसिफिक बायोमॉलिक्यूल्स बनते हैं, उनका जो साइज है जिसमें वो फंक्शनली काम करते हैं, दैट इज ऑन नैनो स्केल, दैट इज 10 to the power -9। जैसे जैसे चीजें एडवांस होती गई हैं, लोगों ने नई नई डिस्कवरी की है, नए नए इन्वेंशन किए, तो उन्हें लगा कि अगर हम किसी भी चीज को माइक्रो लेवल पे ले जाएंगे, नैनो स्केल पे ले जाएंगे, तो उसका जो वर्क ऑफ एक्शन है वो ज्यादा एफिशिएंट होगा। ठीक है, तो इसीलिए आजकल सभी जगह नैनो टेक्नोलॉजी हो रही है। आप अगर अपने इंडियन हिस्ट्री को बैक करेंगे, रिमाइंड करने की कोशिश करेंगे, तो आपको बहुत सारे एग्जाम्पल, जितनी भी रिसेंट रिसर्च या रिसेंट टेक्नोलॉजी, अगर आप उनको आज से कोलैबोरेट करें तो वो आपको इंडियन हिस्ट्री में एग्जांपल मिल जाएंगे। एक एग्जांपल मैं दे देता हूँ, आपने सभी ने रक्त बीज का नाम सुना होगा, सुना है ना, कि उसके खून की जब एक बूंद जमीन पे गिरती थी तो वहीं से दूसरा राक्षस पैदा हो जाया करता, सेम आइडेंटिकल कॉपी। पढ़ा है ना सबने?
और आज जब साइंस ने एडवांसमेंट किया, नई नई टेक्नोलॉजी हमने की, हम जीन लेवल पे गए, डीएनए लेवल पे गए, तो साइंटिस्ट क्या कर रहे हैं? साइंटिस्ट आर परफॉर्मिंग जेनेटिक इंजीनियरिंग, दे आर प्रोड्यूसिंग क्लोन्स। क्लोन्स क्या है? वही तो है। तो टेक्नोलॉजी जितनी भी आज हम पढ़ रहे हैं वो सब नई कुछ नहीं है, सब पुरानी है। और हम अगर पिछड़े, आज एक ये हमारे लिए दुर्भाग्य का विषय है हमारा कि हमारे पास सब कुछ होते हुए भी शायद हम बहुत ज़्यादा पिछड़ गए टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में। वरना कब हमारी जितने भी आप अगर हिस्ट्री को पढ़ के देखें तो महर्षि चरक से लेके महर्षि शुक तक सर्जरी, आयुर्वेदा, मेडिकेशन सिस्टम सब हमारे पास था। बट कहीं ना कहीं हम टेक्नोलॉजी को लाइन अप नहीं कर पाए अपनी एजुकेशन के साथ, और इसीलिए आज जितनी भी टेक्नोलॉजीज हम यूज कर रहे हैं। मैं प्रवीण जी से जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं विनायक विद्यापीठ से, उनसे जानना चाहता हूँ कि सभी इंस्टीट्यूशंस अपनी कोई ना कोई पॉलिसी लेकर के चलते हैं कि एजुकेशन और टेक्नोलॉजी के साथ साथ, क्योंकि बच्चों की एक जिज्ञासा रहती है कि हमने एजुकेशन तो ले ली, प्लेसमेंट कैसे होगा, रोजगार, शिक्षा को हम रोजगार से कैसे जोड़ पा रहे हैं? प्रवीण जी। थैंक यू सर। देखो, आज की तारीख में क्या है कि स्टूडेंट्स जो है खाली ये चाहते हैं कि हमने पढ़ लिया और काम अपना कंप्लीट हो गया, लेकिन जो मेन मोटो है पढ़ने का वो है खाली प्लेसमेंट का। यदि बच्चे की प्लेसमेंट ही नहीं होगी तो वो पढ़ाई में क्या करेगा? बेकार है उसका पढ़ना लिखना। आज की तारीख में हर बच्चा ये चाहता है कि हमें अच्छे से अच्छे जॉब मिले, अच्छे से अच्छी कंपनी में हमें प्लेसमेंट। इसके लिए आपको करना क्या है कि आपको सबसे पहले अपनी पर्सनैलिटी डेवलप करनी पड़ेगी। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में जो कुछ मेन चीजें जो होती है, सबसे पहले जो आता है आपका वे ऑफ टॉकिंग, आपकी बोलचाल की भाषा, जो कि बहुत जरूरी है। आज की तारीख में क्या है कि स्टूडेंट्स ठीक है पढ़ लिया, खूब पढ़ लिया, लेकिन इनकी जो वे ऑफ टॉकिंग है वो एक पैसे की नहीं होती। मतलब किसी से बात करने का जो तरीका होता है एजुकेटेड स्टूडेंट्स का, वो नहीं होता। तो आप लोगों को सबसे पहला जो काम है आपका वो यही है कि आप अपनी वे ऑफ टॉकिंग करें, अपनी टॉकिंग को इम्प्रूव करें। दूसरा जो आपका आता है ड्रेस सेंस। ड्रेस सेंस होनी चाहिए आपकी। यदि आप स्कूल में या कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो आपको अपनी जो कॉलेज की यूनिफॉर्म है या स्कूल की जो यूनिफॉर्म है वो मेंटेन रखनी चाहिए। होता क्या है कि कोई भी स्टूडेंट यदि यूनिफॉर्म में होता है तो उसका गेटअप अलग ही आता है, अलग ही उसकी पहचान होती है, अलग ही जो है वो दिखाई देता है। ठीक है। तीसरा आता है वो है जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस क्या होता है? जनरल अवेयरनेस ये होता है कि आज की तारीख में देश दुनिया में हो क्या रहा है उसके प्रति आपको सचेत रहना है। पता होना चाहिए आपको आज क्या हुआ है, कहां पे मर्डर हो गया, कहां पे चोरी होगी, कहां पे कौन सा नेता रिजाइन दे दिया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, इस सारी चीजें आपको अपडेट रहना चाहिए। ठीक है। इस तरह की चीजें जो यदि आप अपने आप में इंप्रूव करेंगे, इसके अलावा भी काफी चीजें हैं। आज तो शॉर्ट नोटिस में थोड़ा सा ये है, लेकिन मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूँ। आप सबसे पहले अपनी पर्सनालिटी डेवलप कीजिए। पर्सनालिटी डेवलप यदि हो जाती है कि इसका मतलब आपका 50% प्लेसमेंट हो चुका। ठीक है। थैंक यू वेरी मच जी। दीपिका जी, जैसा कि चर्चा आगे बढ़ रही है और आपने बताया कि आपका क्षेत्र होम साइंस का है, घर यानी परिवार, परिवार का मतलब समाज, और समाज का अर्थ है राष्ट्र, और इन सबको मिलाकर के बनती है संस्कृति और सभ्यता, और वो दर्ज होता है इतिहास में। अभी हमारी केंद्र सरकार ने इतिहास में कुछ बदलाव करने की बात कही है, जो स्टेट बोर्ड्स और सीबीएसई बोर्ड और दूसरे आईसी बोर्ड में भी वो लागू होने की बात सामने आ रही है। तो इतिहास में कितना बदलाव होना चाहिए, होना भी चाहिए कि नहीं, आप बताएंगे? सर देखिए, जो हमारा इतिहास है उसमें बदलाव होना चाहिए। मतलब इतिहास जो आज का समय है हमारे संस्कृति का, जैसे हम आज का प्रश्न लेते हैं तो हम नॉर्मली देखते हैं कि आज की जो बच्चे हैं
वो इंडिया संस्कृति को ना अपनाकर वो बाहर के वेस्टर्न कल्चर को ज्यादा फॉलो कर रहे हैं, इंडियन कल्चर को फॉलो नहीं करना पसंद करते हैं। आज की आप ड्रेस का वो ले लीजिए, आप खान पीन का ले लीजिए, आप किसी भी चीज का किसी भी फील्ड में ले लीजिए, लेकिन हर एक फील्ड में हम वेस्टर्न को फॉलो करते हैं। हम अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति को भूल रहे हैं। जो हमारी भारतीय की संस्कृति है, भारतीय सभ्यता है, उसे कहीं ना कहीं भूल रहे हैं। और भारतीय संस्कृति और भारतीय सभ्यता को भारतीय नागरिक या भारतीय बच्चे ना भूले, इसके लिए बदलाव होना बहुत जरूरी है। और जैसे कि हमारे उसमें आपका देखा होगा कि कल्चर, आज के समय में हर कॉलेज, हर स्कूल में कल्चर प्रोग्राम्स पे सबसे ज्यादा जोर दिया जाता है। मीन्स प्ले स्कूल में बच्चों को एक्टिविटी कराई जाती है, वो भी हमारे कल्चर से रिलेटेड होती है। उनको कराने का मेन रीजन क्या है कि ताकि बच्चा हमारे देश की सभ्यता से जुड़ा रहे, हमारी भारत की संस्कृति से जुड़ा रहे, उस भारत की संस्कृति को वो फॉलो करता रहे। भारत की संस्कृति सबसे बेस्ट संस्कृति है, जो बाहर के वेस्टर्न लोग भी इस संस्कृति को फॉलो करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इसे टेक्नोलॉजी या अपना मेडिकल फील्ड से ही जोड़े, तो जिस समय कोविड था, तो कोविड के समय पर सारी संस्कृति फेल थी, लेकिन हमारी केवल एक संस्कृति थी, भारत की आयुर्वेदा, जिसने बहुत सारे लोगों की जान बचाई और जिसने उस आयुर्वेदा के ज्ञान ने ही बहुत से लोगों को बीमारी से भी बचा कर रखा। तो जो हमारी भारतीय संस्कृति है, प्लीज इसे ना भूलें, इसे जोड़े रखें। और हमारा इतिहास, हमारी भारतीय संस्कृति, जो उसे बदलने की जरूरत नहीं है, जो पहले से चलती आ रही है, बस आप उसे फॉलो कर लीजिए आज के जीवन में, वही काफी है आपके लिए। नीतू जी, कहते हैं कि संस्कृति का आधार, हमारी भारतीय संस्कृति का आधार मातृशक्ति है। आप स्वयं उसका हिस्सा हैं, बच्चियां सामने बैठी हैं। आज हमारी चाहे वो शिक्षा है, चाहे संस्कृति है, या हमारी आर्थिक सुदृढ़ताएं हैं, उनमें महिलाओं की भागीदारी और उनका योगदान कितना है और वो कितना सशक्त होकर के और कितनी गुंजाइशें हैं, आप बताएंगे? सर, महिलाओं का सबसे ज्यादा योगदान इसमें होता है, क्योंकि बच्चे जो सीखते हैं वो सबसे पहले अपने घर से, अपनी माँ से ही सीखते हैं। जैसे कि छोटा बच्चा होता है, वो माँ ही उसे सिखाती है कि बच्चे को क्या करना है, कैसे उसको संस्कृति को अपनाना है। बच्चे बाहर जाते हैं तो माँ ही सारी चीज़ों की ज्ञान देती है, नॉलेज देती है। जितना बच्चे स्कूल में सीखते हैं उससे ज़्यादा माँ ही उन्हें सिखाती है। संस्कृति भी, पढ़ाई लिखाई के बारे में सबसे ज़्यादा माँ ही बताती है। टीचर्स होते हैं स्कूल में, फीमेल्स टीचर्स ज़्यादा रखे जाते हैं, जैसे कि गर्ल्स होती हैं, कुछ ऐसी शिक्षाएं होती हैं जो सिर्फ फीमेल टीचर्स दे सकती हैं, माताएं दे सकती हैं। जी, धन्यवाद नीतू जी। प्रोफेसर आसिफ जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो हमारा ग्रामीण क्षेत्र है, उस वहाँ पर कहते हैं कि जैसे हम सब जानते हैं कि शिक्षा के संसाधनों का अभाव है, वहाँ तक हम कितना पहुँच पा रहे हैं और आपका संस्थान उस दिशा में कितना काम कर रहा है? देखिए, हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो ग्रामीण है, कृषि आधारित है, और हमारे ज़्यादातर जो जनसंख्या है वो ग्रामीण क्षेत्रों में ही निवास करती है। सरकार के प्रयासों से आजकल गाँव में हमारी जो सड़कें वगैरह हैं वो काफ़ी बन चुकी हैं, जिससे कि अब वहाँ तक पहुँचना बहुत आसान हो गया है। मैं ये नहीं कह रहा कि हम सभी जगह तक पहुँच गए हैं, लेकिन हाँ, वहाँ सड़कें बन गई हैं, वहाँ बिजली पहुँच गई है और वहाँ इंटरनेट भी अब अवेलेबल है। तो चीज़ें धीरे धीरे सुधर रही हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार के प्रयास के साथ हमारे और आपके समग्र प्रयास से चीजें और ज्यादा सुधरेंगी और एक बार फिर से हम विश्वगुरु बनने की तरफ, आगे की तरफ बढ़ेंगे सबसे तेजी के साथ। ठीक है, और ये जो आप बच्चे बैठे हैं, आपका इसमें सबसे बड़ा योगदान रहने वाला है, क्योंकि आपके आसपास के क्षेत्र में कोई बच्चा अगर ऐसा है जो उसके पास अगर संसाधन नहीं है, तो ये आपकी भी एक सामाजिक जिम्मेदारी या दायित्व बनता है कि आप उसको अपने साथ लेकर चलें, अपने संसाधन जो आपके पास हैं उनको उसके साथ शेयर करें, जिससे कि हम सब मिलजुल के आगे बढ़ सकें। धन्यवाद प्रोफेसर आसिफ जी। और मैं मुख्य वक्ता की ओर आता हूँ, प्रोफेसर जैनंद जी। हम सब जानते हैं कि शोभित विश्वविद्यालय न केवल उत्तर प्रदेश का, न केवल भारत का, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय पटल पर अपनी एक छवि रखता है, एक अपनी साख रखता है। और जहां तक मुझे जानकारी है, अंतर्राष्ट्रीय पटल पर
1 दर्जन से भी अधिक देशों में शोभित विश्वविद्यालय शिक्षा के प्रसार का काम कर रहा है, चाहे वो योग का क्षेत्र है, चाहे वो मीडिया का क्षेत्र है, चाहे वो तकनीक का क्षेत्र है और खेलों का क्षेत्र है, किसी कोई भी क्षेत्र हो। और उसके साथ साथ लंदन में यूके के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ, अमेरिका के साथ इतने अनुबंध शोभित विश्वविद्यालय के हैं कि गिनती कम पड़ जाती है अभी नहीं। तो हम ये जानना चाहेंगे कि किस प्रकार से हमारा युवा विदेशी स्तर पर शिक्षा से जुड़ रहा है और किस प्रकार से उसको मौका शोभित विश्वविद्यालय के माध्यम से मिल रहा है, और अन्य विश्वविद्यालय भी इसमें कितनी योगदान, कितनी भागीदारी निभा रहे हैं। जी धन्यवाद। अंतर्राष्ट्रीयकरण शिक्षा का एक आवश्यक पहलू है। बिना अंतर्राष्ट्रीयकरण किए केवल आप ये सोच लें कि हमने जो किया है वही सबसे बढ़िया है, तब तो वो उपयुक्त नहीं होगा। हमें ग्लोबल लेवल पे compete करना पड़ेगा, तभी हम अपने देश को, जैसा कि एक अलग वक्ता ने कहा क्या कि विश्व गुरु बनाना चाहते हैं फिर से, तो तभी होगा जब क्या कि आप हम सब मिल करके अपने देश को ग्लोबल लेवल पे हर चीज में, तकनीकी के क्षेत्र में, हर एक क्षेत्र में उस लेवल तक ले जाएं। इस पहलू पे शोभित विश्वविद्यालय, जैसा आपने सही कहा कि बहुत सारे अनुबंध किए, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग लगभग 300 से ऊपर साइन हो चुके हैं, जिसमें बहुत सारे फॉरेन यूनिवर्सिटीज के साथ में है, अलग अलग विषयों पे हैं। कभी कहीं पे टेक्नोलॉजी ट्रांसफर है, कहीं पे टेक्नोलॉजी एसोसिएशन है, कहीं पे स्टूडेंट एक्सचेंज है, कहीं पे टीचर एक्सचेंज है, बहुत तरीके की चीजें हैं। ग्लोबलाइजेशन ऑफ एजुकेशन इतनी महत्वपूर्ण चीज है क्योंकि आज के डेट में पहले नहीं था। पहले जब कुछ इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी को देख लें, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से पहले ग्लोबलाइजेशन की बात उतनी नहीं थी। अब उन्होंने, भारत सरकार ने कह दिया है कि आप जो टॉप इंस्टीट्यूशंस हैं, टॉप रेटेड इंस्टीट्यूशन ग्लोबल हैं, चाहे वो ऑक्सफोर्ड हो, हार्वर्ड हो, MIT हो, वो सारे लोग अपनी कैंपसेस यहाँ स्टार्ट करेंगे। अब जब वो सारे लोग कैंपसेस यहाँ स्टार्ट करेंगे तो डेफिनेटली जो हमारे जो भारतीय विश्वविद्यालय हैं, कॉलेजेस हैं, उनको भी उसके लेवल तक आना पड़ेगा। तो इस क्षेत्र में हम पहले से पूर्वाभास था, हम सब कर रहे थे इस काम को। टेक्नोलॉजी में मैं आपको बता दूं कि पिछले साल 5वां स्थान है शोभित विश्वविद्यालय का। बहुत सुंदर। बाकी 4 जो हैं वो IIT हैं। 5वां शोभित विश्वविद्यालय है पेटेंट के क्षेत्र में, क्योंकि यह एक ऐसा एरिया है विश्वविद्यालय का जहां पे हर एक स्टूडेंट जब कोई प्रोजेक्ट करता है, चाहे वो बीटेक का बच्चा हो, चाहे वो किसी भी प्रोग्राम का बच्चा हो, वो ये सोच के चलता है मुझे नौकरी तलाशनी नहीं है, मुझे नौकरी देनी है। तो नए स्टार्टअप के लिए वो अपने इनोवेशंस करता है, और इनोवेशंस करता है तो डेफिनेटली वो इनोवेशन कहीं न कहीं क्लेम होंगे, और जब क्लेम होंगे तो वो पेटेंट राइट लिखे जाएंगे। तो इस तरीके से तकरीबन अभी कुछ टाइम पहले 300 पेटेंट फाइलिंग की बात हुई है। बच्चों के पास में 300 आइडियाज ऑलरेडी हैं जो हम लोगों को उन्होंने सबमिट किए हुए हैं। अब दिक्कतें आती है कि पेटेंट सबमिशन में भी सरकारी खर्चे होते हैं, तो हमने उन बच्चों को विश्वविद्यालय की तरफ से मुहैया कराया हुआ है कि आपके पेटेंट सबमिशन में, प्रोसेसिंग में जो खर्च होगी विश्वविद्यालय करेगा, लेकिन आप अपने इनोवेशंस को रोको मत, आप अपने इनोवेशंस को करते रहें। कुछ एक प्रोटोटाइप ऐसे डिजाइन हो रहे हैं जो क्या कि कल दिन चल करके समाज को एक अच्छी तकनीकी प्रोवाइड करेंगे। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, कभी हम विस्तार से बताएंगे, लेकिन जरूरी है क्या कि एजुकेशन का ग्लोबलाइजेशन एक महत्वपूर्ण विषय है जिसके बिना
हम कहें क्या कि हमने बहुत अच्छा काम किया और अपने ही घर में बैठे रहे, तो यह उपयुक्त नहीं है। जी, प्रोफेसर जयानंद जी, आपने प्रकाश डाला कि हम किस प्रकार से देश स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने युवाओं को शिक्षा दे सकते हैं, उनको तकनीक के क्षेत्र में आगे बढ़ा सकते हैं, और किस प्रकार से हम उनका करियर बनाने में उनके मार्गदर्शक बन सकते हैं। मैं अपने पैनल में शामिल प्रोफेसर जयानंद जी का, प्रोफेसर आसिफ जी का, प्रवीण जी का, दीपिका शर्मा जी का और नीतू जी का धन्यवाद करूंगा। और साथ ही बहुत छोटी सी प्रश्नोत्तरी जो यहाँ महर्षि दयानंद इंटर कॉलेज के बच्चे इस चर्चा में शामिल है, जिसकी कोई जिज्ञासा हो कृपया वो पूछ सकते हैं। जी, बताएं। अपना परिचय दे दीजिएगा पहले। और आगे जी बोले। आगे आओ। थोड़ा बेटे आगे आओ। माइक है ना बेटा उधर। I am Anshul. I am studying 10th grade in Maharishi Dyaनंद College. जैसे आपने बताया कि भारतीय संस्कृति सबसे अच्छी संस्कृति है, तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि क्या प्रयास कर सकते हैं जो भारतीय संस्कृति याद रखी जाए और ये अपनाई भी जाए। आपने बताया जैसे वेस्टर्न कल्चर अपना रहे हैं, तो ऐसे क्या करा जाए जो वेस्टर्न कल्चर को छोड़कर अपनी भारतीय संस्कृति अपनाई जाए। एक तो प्रश्न मेरा ये है। दूसरा प्रश्न ये है कि जैसे सर ने बताया कि शिक्षा सिर्फ प्लेसमेंट तक सीमित है। अगर हमारी जैसे हम प्रोफेशनल कोर्स करें, हम पढ़ रहे हैं, हम जैसे बीटेक ही कर रहे हैं फॉर एग्जांपल, और किसी बाय चांस प्लेसमेंट नहीं हो पाता है, तो क्या वो शिक्षा हमारी बेकार है। और थर्ड मुख्य जो है वो ये है कि मैं इंजीनियरिंग करना चाहता हूँ IIT से, तो जैसे कि आजकल के फ्यूचर में देखते हुए ऐसा कौन सी टेक्निक है जिसका हम कंपनी खोल सकते हैं कि एक सबसे ज्यादा एक हाई लेवल पर ट्रेड हो, इंटरनेशनल ट्रेड हो और अपने भारत देश को आगे बढ़ा सके। ये मेरे 3 प्रश्न। जी, मैं जो संस्कृति वाला प्रश्न है वो सौंपता हूँ दीपिका जी को, और जो प्लेसमेंट वाला है वो प्रवीण जी को, और जो महत्वपूर्ण सवाल वो IIT के माध्यम से जो है वो इंजीनियरिंग करना चाहते हैं वो प्रोफेसर जयानंद जी को। और ध्यान रखिएगा कृपया समय। जैसे आपने बोला कि आप संस्कृति को, भारतीय संस्कृति को कैसे फॉलो कर सकते हैं, राइट। आपका मेन क्वेश्चन यही है कि आप कैसे फॉलो करें या किस तरीके से आप उसे अपना सकते हैं। आपको भारतीय संस्कृति पे जाने के लिए किसी और को देखने की जरूरत नहीं है। अपने ही बड़ों को देखिए, अपने ही पेरेंट्स को देखिए। आपके मम्मी पापा आपके खुद भारतीय संस्कृति के पले बड़े हैं। आप उनकी संस्कृति को देखिए, उनसे ज्ञान लीजिए। उसके अलावा हमारी संस्कृति में बहुत ग्रंथ हैं। आप रामायण पढ़िए, आप महाभारत पढ़िए, आप गीता पढ़ सकते हैं। आप इनके द्वारा भी ज्ञान ले सकते हैं। आप किसी को पढ़ भी, मतलब आपके पास समय नहीं है, आप स्टूडेंट हैं, आप रामायण नहीं पढ़ पा रहे, आप गीता नहीं पढ़ पा रहे, मत पढ़िए आप। लेकिन मैं आपको केवल एक प्रेरणा दूंगी कि आपके मम्मी पापा ही आपकी संस्कृति का सबसे बड़ा स्रोत है, सोर्स है। आप सबसे पहले अपने मम्मी पापा को जानिए, पहचानिए, अपने पेरेंट्स के आदर्श पे चलिए, आपके लिए वही काफी है। अगर जिस दिन आप अपने मम्मी पापा के अकॉर्डिंग चल पड़े ना बेटा, तो उस दिन आपको किसी बुक्स की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, उनके पास संपूर्ण ज्ञान है। जी, प्लेसमेंट पर पूछा गया सवाल। आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो सर्विस के लिए नहीं कोर्स करते। उनका मेन मोटो होता है कि मैं आगे चलकर कुछ बिजनेस करूं, ठीक है, जैसे अपना कोई परिवार का बिजनेस है उसे थोड़ा सा आगे डेवलप करें। इस तरह की एक्टिविटी दिमाग में रहती है बच्चे की। लेकिन मेरा मानना ये है कि यदि आप बीटेक कर रहे हैं तो आप ऐसा मत सोचो ना कि मुझे बिजनेस ही करना है। आपको दोनों हाथों में लड्डू लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि आज की तारीख में जो एटमॉस्फेयर चल रहा है, जो वातावरण चल रहा है, उसमें जरूरी है कि आप दोनों साइड का ले, एक में यदि फेल हो जाते दूसरे में फेल हो जाते पहली बार। इस तरह से जो है आप अपना वो कर सकते हैं।
आप अपना कम्युनिकेशन इंप्रूव कीजिए, आप हर फील्ड में जो है मार नहीं जाएंगे, क्योंकि कम्युनिकेशन जो होती है वो मनुष्य की रीढ़ की हड्डी होती है। यदि रीढ़ की हड्डी में थोड़ी भी प्रॉब्लम आ जाती है तो वो चल नहीं सकता। ऐसे ही कम्युनिकेशन है। कम्युनिकेशन क्या है कि आपका कम्युनिकेशन यदि फिट है, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप कहीं भी मार नहीं खा सकते, ये मेरा दावा है। तो आप ठीक है, आपका एम जो है बिजनेस का है, आपका सर्विस का नहीं है, तो आप ठीक है, हर बच्चे का जो है अलग अलग एम होता है। आप अपना टारगेट बनाइए, टारगेट के हिसाब से चलिए। जी बिल्कुल ठीक है, थैंक यू। बच्चे का सवाल आया कि वो आईआईटी के माध्यम से इंजीनियरिंग करना चाहते हैं जो बच्चे, कैसे जरूर बिल्कुल बिल्कुल। दो चीज़ें थी इसमें, एक तो मैं आईआईटी के द्वारा बीटेक करना चाहता हूँ, दूसरा कौन से तकनीकी में करूँ, ठीक है ना। सर इसमें ये है कि जैसे आने वाले फ्यूचर में देखा जाए तो किस चीज की हमें कंपनी खोलनी चाहिए, ये किस टेक्निकल कंपनी खोलनी चाहिए। जी बैठ जाइए। पहली बात, अगर कंपनी खोलनी है तो नौकरी करने वाली मेंटेलिटी को हटाना पड़ेगा, है ना। तो एंटरप्रेन्योर बनना पड़ेगा, है ना। एंटरप्रेन्योर बनने के लिए, स्टार्टअप्स के लिए उस तरीके से अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। जरूरी नहीं है कि स्टार्टअप बड़े ही हेवी स्टार्टअप हो, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट के साथ में, छोटे इन्वेस्टमेंट के साथ में स्टार्टअप हो सकते हैं। जहाँ तक किस एरिया में है, आज के डेट में बहुत छोटे छोटे स्टार्टअप्स, बहुत छोटे छोटे टेक्निकल स्टार्टअप्स स्टार्ट हो रहे हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, नैनो टेक्नोलॉजी में बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप्स चल रहे हैं जिसमें कि नैनो पार्टिकल्स बना करके आज के टाइम पे बेचे जा रहे हैं अलग अलग एप्लीकेशंस के लिए। आज के टाइम पे मेडिसिन आ रहे हैं, नैनो मेडिसिन आ रहे हैं, ठीक है। नैनो मेडिसिन पहले क्या था, आप बीमार पड़ते थे तो डॉक्टर के पास गए और 6 दिन के लिए वो एंटीबायोटिक लिख देता था, और हर दिन 500 mg की टैबलेट खानी पड़ती थी सुबह और शाम। तो लगभग 1000 mg आप क्या खाते थे, एंटीबायोटिक खाते थे। तो 6 दिन में 6000 mg खाया। 6000 mg कितने हो गए, 6 ग्राम एंटीबायोटिक खाया, है ना। 6 ग्राम एंटीबायोटिक कितना हो गया। एंटीबायोटिक है क्या, जहर है, नहीं है। एंटी टू द बायोटिक सिस्टम इज द एंटीबायोटिक, ठीक है। तो आप 6 ग्राम जहर खा रहे हैं बिना सोचे समझे, ठीक है, क्योंकि डॉक्टर ने लिख दिया है। वो इसलिए लिखा जाता था बॉडी वेट के हिसाब से। आप मेडिसिन जब देखेंगे, डोजेस देखेंगे, है ना, इन्फेंट के लिए, एडल्ट के लिए बॉडी वेट के हिसाब से दिए जाते हैं। अब नैनो मेडिसिन जो आ रहे हैं वो टारगेटेड नैनो मेडिसिन। अगर सपोज करो कि आपकी लिवर में प्रॉब्लम है, वो नैनो पार्टिकल मेडिसिन है, वो जाएगा सीधे डिलीवरी सिस्टम में, वही टारगेट करेगा जहां पे आपका डिजीज पार्ट है। तो नैनोग्राम में आता है। कहां आप 6 ग्राम खाते थे, कहां नैनोग्राम। नैनो को समझते हो, 10⁻⁹, ठीक है। कहां 1 ग्राम नहीं, 6 ग्राम खाते थे, कहां नैनोग्राम खा रहे हैं, 10⁻⁹ ग्राम खा रहे हैं। तो डेफिनेटली ये टेक्नोलॉजी आगे चल करके अच्छी होने वाली है, क्योंकि ये हेल्थ सिस्टम से जुड़ी हुई है, ठीक है। अगर आप कुछ भी करते हैं नैनो मेडिसिन पे, तो आपके स्टार्टअप बहुत अच्छे जाएंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, पूरी दुनिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे है। आज हम बोल रहे हैं, वो हमारी टेलीप्रॉम्प्टिंग करते हैं, हमारे आवाज को सीधे किसी भी भाषा में बदल सकते हैं। दीज आर द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसमें आप आगे कुछ कर सकते हैं। आईओटी का नाम सुना होगा, ठीक है, इंटरनेट ऑफ थिंकिंग, ठीक है। आज के डेट में इसमें बहुत सारे काम आ रहे हैं। रोबोटिक्स पे काफी बहुत सारे काम आ रहे हैं, मैकाट्रॉनिक्स पे बहुत सारे काम जा रहे हैं। लेकिन मेरे कहने का मतलब है, तकनीकी बहुत सारे एरिया है। मैं ये नहीं कहता कि किसी एक विशेष तकनीक पे जाइए। आप पहले अपनी कैपेसिटी को पहचानिए कि आपके अंदर में किसके लिए अभिरुचि है, ठीक है। जिस चीज के लिए अभिरुचि है उससे रिलेटेड तकनीकी को पकड़िए। अब मैं आता हूं आपके आईआईटी से करने पे, ठीक है। कहते हैं ना क्या कि जरूरी नहीं है कि क्या कहते हैं, काबुल में सारे घोड़े ही हो, है ना। जरूरी नहीं है कि आईआईटी में सब अच्छे प्लेस हो, सब 1 करोड़ के प्लेसमेंट पे जाएं, जरूरी नहीं, ठीक है। मैं शुभेच्छा करता हूं क्या कि आप आईआईटी क्रैक करें, बहुत अच्छी बात है। ना कर पाए तो आप मेंटली इतना परेशान ना हो जाए कि आप करियर में कुछ ना सूझे, ठीक है। सब्स्टिट्यूट लेकर चलें
कि ये इंस्टीट्यूशन ना हुआ तो कौन सा इंस्टीट्यूशन, ठीक है, और उस इंस्टीट्यूशन को के बारे में पूरी तरीके से खंगाल के रखें कि ऐसी क्या इनमें खासियत है, इस इंस्टीट्यूशन के एलुमनाइज ने आज तक क्या कर रखा है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। हमारा एक एलुमनाई है 2009 का, ठीक है, मैं इसलिए पुराना एग्जांपल दे रहा हूं, मेरे कई बच्चे एमसीए किया और उसने अमेरिका में जाकर के उसने कंपनी स्टैब्लिश करी 9 स्लाइड्स के नाम से। 9 स्लाइड्स के नाम से, रुचित गर्ग नाम है बच्चे का। आज के डेट में वह वर्ल्ड का गिना चुना एंटरप्रेन्योर्स में है, क्योंकि वो बिल गेट्स जो उसने कंपनी खरीदी बनाई थी वहां पे यूएस में, बिल गेट्स ने उसे लिया। आप वो सोच सकते हैं कि जो माइक्रोसॉफ्ट का सर्विसर हुआ है वो आपसे हाथ मिलाता है आपके कंपनी की, डेफिनेटली आपकी कंपनी भी उसकी इक्विवेलेंट होगी। इतना सब कुछ होने के बाद सब कुछ छोड़ दिया उसने, सब कुछ उसने इतनी इस लेवल पे पहुंच करके उसने सब कुछ छोड़ दिया। क्यों? आप कहते हैं ना संस्कृति क्या चीज है, वो इंडियन संस्कृति को फिर से फॉलो करने के लिए वापस आया है बहुत से। और वो खेती स्टार्ट किया, ऑर्गेनिक फार्मिंग। कैन यू बिलीव कि एक इंसान जो कि सिलिकॉन वैली में बिल गेट्स के साथ में उठना बैठना था, ठीक है, आपके शहर का प्रोडक्ट है ना, और वो सब कुछ उतने उस लेवल पे पहुंच के जहां पर कि आदमी नीचे नहीं देख पाता, ठीक है, वहां छोड़ करके फिर वापस आया मेरठ में और प्लॉट गवर्नमेंट से लेकर के आज के टाइम पे ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहा है। और अब वर्ल्ड को अपने एग्रीकल्चरल जो आईटी इन्वॉल्व है एग्रीकल्चरल सेक्टर में, एग्री इंफॉर्मेटिक्स कहते हैं, उससे रिलेटेड वर्ल्ड को बता रहा है। तो ऐसे बहुत सारी चीज होते हैं, इनोवेशंस आपके दिमाग में जो भी आते हैं उसको ट्रांसलेट करने की कोशिश करिए। आप मान के रखें सही डायरेक्शन में आपका सोच होगा तो आपकी करियर अच्छी जानी ही जाएगी। जी धन्यवाद। हमारे बहुत ही अल्पकालीन निमंत्रण पर पैनल में शामिल विशेषज्ञ हमारे बीच आए और कहते हैं कि दो तंत्र शासन में काम करते हैं, एक होता है भीड़ तंत्र और एक होता है लोकतंत्र। भीड़ तंत्र यानी कि भीड़ का तंत्र जो अराजकता का शिकार होता है, और एक होता है लोकतंत्र, लोक का तंत्र, यानी जो पोषक है लोक कल्याण का। संख्या कम हो किंतु सुदृढ़ हो और क्रियाशील हो। तो आज हम आभारी हैं शोभित विश्वविद्यालय के, विनायक विद्यापीठ के और अपने पैनल में शामिल अपने सभी विषय विशेषज्ञों के। साथ ही हम आभारी हैं महर्षि दयानंद इंटर कॉलेज के प्रशासन शासन तंत्र के और प्रबंधन तंत्र के। आप लोग यहाँ आए हैं और फिटनेस टाइम्स मल्टीमीडिया और दिव्य प्रभात न्यूज नेटवर्क के इस प्रयास को आप लोगों ने बल प्रदान किया है। एक बार फिर आप सभी का अभिनंदन, स्वागत और आभार।